मतलब जैसे आपको कोई भी नेटवर्क दे दिया जाएगा, हो सकता है वो जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, या फिर आपका जनरेटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, कोई लोड हो सकता है, और उससे आपको डीकपल्ड करवाएगा। मतलब इसको 3 फेज सीक्वेंस होते हैं, जैसे मतलब जो आपके पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, इन तीनों के अंदर से कन्वर्ट कराए। तो कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले एक चीज याद रखना, अगर आपका सोर्स क्या हो, बैलेंस हो, सोर्स क्या हो, बैलेंस, नो, सोर्स के बैलेंस होने से करंट क्या आएगी, मतलब लोड पे डिपेंड करेगी, लोड पे डिपेंड करेगी ना करंट। नाउ करंट अगर मान लो आपकी बैलेंस आ रही है, इसका क्या मतलब है? करंट बैलेंस आने का मतलब है कि आपका जो लोड है वो भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, करंट इज बैलेंस। करंट बैलेंस आने का मतलब कि जो आपका लोड था वो बैलेंस था। तो इस कंडीशन के अंदर जो सर्किट है उसको आप डीकपल्ड कर सकते हो। इसके केस में हम डीकपल्ड कर सकते हैं। नाउ सोर्स तो आपका बैलेंस है, लेकिन आपकी जो करंट है वो क्या है, अनबैलेंस है। उसके केस में इसमें डीकपलिंग कर सकते हैं, जबकि इसमें हम नहीं कर सकते। करंट अनबैलेंस कब आएगी? जब आपका लोड अनबैलेंस हो। जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेजेस सबकी सेम है और इधर लोड लगा हुआ है, वो सब में बैलेंस है। ठीक है, अब करंट ऐसे ही निकाल देते, आप न्यूट्रल को निकाल के पर फेज बना देते, तो करंट सेम जाएगी या नहीं जाएगी? अगर मान लो सोर्स आपका बैलेंस है, लोड भी बैलेंस है, तो करंट क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इस केस में इसके तीनों सीक्वेंस नेटवर्क आप डिजाइन कर सकते हो। अगर मान लो आपका सोर्स तो बैलेंस है लेकिन लोड बैलेंस नहीं है, जैसे कुछ और वैल्यूज आपने ले ली 5, 8, 9, तो करंट तीनों फेजेस में अलग अलग जानी है, तो करंट बैलेंस होगी क्या? करंट बैलेंस नहीं होगी। तो उस केस में आप डीकपलिंग नहीं कर सकते, मतलब तीनों सीक्वेंस उसके नहीं बना सकते। नो, एक केस और बनता है, वो ये कि आपका सोर्स ही अनबैलेंस हो। ठीक है, सोर्स ही क्या हो, अनबैलेंस हो, तो करंट क्या आएगी? अगर मान लो लोड बैलेंस है तो करंट अनबैलेंस ही आएगी, करंट अनबैलेंस। नो, अब दोनों के दोनों ही उल्टे हैं, ये भी अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है। इसके केस में आप क्या कर सकते हो, डीकपलिंग कर सकते हो। डीकपलिंग अभी समझ में आ जाएगी करेंगे कैसे, लेकिन इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, डीकपलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर दो। तो यहाँ लिख लो, सीक्वेंस नेटवर्क इज डीकपल्ड। Sequence network is not decoupled. याद रखना, ये जो करंट है ना, ये हमेशा लोड के अकॉर्डिंग ही आती है।
हो गया? हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट्स in three sequence network. Number one generator. Number one is generator. This is EA, EB and EC. तीनों के अंदर जो इम्पीडेंस है वो आपके सेम आ गया. ये वाला आ गया ZG. ZG का मतलब ग्राउंड इम्पीडेंस. जो ग्राउंडिंग करते हैं ना, हो सकता है ZG की वैल्यू आपकी 0 हो, 1 ओम हो, 2 ओम हो, 3 ओम हो, कितनी भी हो सकती है. 0 का मतलब डायरेक्टली आपने वायर लगा रखा है. अगर ZG की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस मतलब सॉरी इम्पीडेंस है. ठीक है. नाउ ये आपका जनरेटर है. यहां से लेकर यहां तक एक VAG वोल्टेज आएगा. VAG का मतलब VA से लेकर ग्राउंड का वोल्टेज. ठीक है. ए से ग्राउंड तक का वोल्टेज मतलब फेज वोल्टेज की बात हो रही है. मैं लाइन वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूं. ना ये वाला कौन सा फेज है? बी. तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? वी BG एंड ये आ गया VCG. मतलब बी फेज की वोल्टेज VB. जी का मतलब हो गया बी से ग्राउंड की वोल्टेज. और इसका मीनिंग और कुछ नहीं ज्यादा खास. जैसे यहाँ का EA है, EB है, EC है. अब इसके तीनों सीक्वेंस आपको नेटवर्क बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क. ठीक है. पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाओगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ मतलब करेंगे तो एक को ही कंसिडर. आप वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस दोनों को कंसिडर कर लो. यहाँ पे ये आ गया आपका वोल्टेज सोर्स और ये आ गया आपका इम्पीडेंस. जो भी वैल्यू है जस्ट वो पुट कर दो. EA पॉजिटिव. यहाँ पे पहले इसमें करंट मान लो IA जा रही होगी, इधर से IP एंड इधर से IC. तो यहाँ पे करंट आ जाएगी IA. ठीक है. ये ग्राउंड वाला ही था. तो यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज क्या मैं VAG बोल दूं? इससे इतना बना सकते हो आप. ठीक है. नाउ सब जगह पे आपको लगा देना है 1. इम्पीडेंस को छोड़ के सब जगह क्या लगा दोगे? 1. ये लगा सकते हो आप. ठीक है. तो यही आपका बन गया पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क. इतना तो डिजाइन कर ही सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं. ठीक है. इसको एक बार बना लो, फिर एक बार नेगेटिव सीक्वेंस बनाते हैं, फिर 0 बनाते हैं. वैसे यहाँ पे आपको है ना XG भी मिल जाएगा. मतलब इसका इम्पीडेंस अगर X मिलता है तो XG. वैसे चलो ये इम्पीडेंस यहाँ लिखना मत तुम, सिर्फ ZN जरूर, ZG लिख लो या ZN लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो. इसको ZG भी बोल लेते हैं या ZN भी बोल सकते हो. ZN का मतलब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल रेजिस्टेंस या ग्राउंड रेजिस्टेंस. तो वो एक ही बात है, वो नोटेशन कोई भी आ सकता है. नाउ यहाँ वैसे मैं X ही लिख देता हूँ यार. रीजन ये है क्योंकि लगभग आपको
सिंक्रोनस मशीन है ना, उसका इम्पीडेंस जो होता है जनरेटर का, उसमें रेजिस्टेंस की टर्म ज्यादा होती है या रिएक्टेंस की? रिएक्टेंस की। तो ओनली वो एक्स भी दे सकता है, जेड भी दे दे तो कोई ऐसे अलग मीनिंग नहीं है। नाउ ये जो इम्पीडेंस है ये वो अलग से देगा आपको। पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब रिएक्टेंस या इम्पीडेंस जो भी होगा वो अलग से लिख कर देगा, वही आपको वहां लिखना है। ये वोल्टेज तो आपको सेम लेनी है, तो चाहे अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे 1 नहीं भी लगाते हो ना तो कोई इशू नहीं है। ये वाली जो वोल्टेज है ये मेन इसी की है। इस न्यूट्रल से करंट आती है या न्यूट्रल से करंट जाती है? थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से करंट ये सेंड कर रहा है तो इधर से लेगा ऐसे। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर न्यूट्रल करंट कितनी होगी? 0। न्यूट्रल करंट, न्यूट्रल करंट आती तो हम इस जेड को कंसीडर करते। देखो ये वैसे डायग्राम ऐसा बनता है, थोड़ा पहले पॉजिटिव का बन गया, मतलब वो ये मेन डायग्राम तो ऊपर वाला, ये नीचे वाला अलग से बना दिया। ठीक है, न्यूट्रल करंट कुछ नहीं आती है इसके अंदर, क्योंकि ये तीनों के तीनों बैलेंस है। जैसे तीनों बैलेंस है ना आपके, आई ए आई बी और आई सी, तो तीनों का एडिशन आपका 0 बनता है, तो इधर से कोई करंट नहीं आएगी। तीनों सीक्वेंस नेटवर्क बैलेंस होते हैं ना, आई ए आई बी आई सी। बराबर नहीं, मतलब एट एन एंगल 0 है, एट एन एंगल 120 है, एक -120 एंगल पे, तो तीनों का 0 हो जाता है। ठीक है, चले आगे। नाउ नेगेटिव सीक्वेंस, ये रिएक्टेंस जो है वो आपको अलग से देगा कि पॉजिटिव रिएक्टेंस ऐसे भी वो दे सकता है कि x1 ये है 0.5, x2 है 0.8 और x0 है आपका 0.4। ठीक है, तो x1 का मतलब समझ जाओगे वो पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस दे रहा है, x2 नेगेटिव सीक्वेंस का, और x0 जीरो सीक्वेंस का दे रहा है। नाउ नेगेटिव सीक्वेंस बनाओगे तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या आएगा? न्यूट्रल करंट इनमें नहीं आती है, क्योंकि जेड कंसीडर नहीं हो रहा, तो समझ जाना न्यूट्रल करंट नहीं। नेगेटिव सीक्वेंस में आपको कुछ नहीं करना, ये जो वोल्टेज सोर्स भी आपने काम में लिया था ना, इसको भी हटा दो। ये ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जे एक्स जी ले रहे हो तो जनरेटर के लिए जी ले लो और 2 लगा देना, ये अलग से वो देगा आपको। ठीक है, यहाँ करंट जो जा रही थी आई ए, उसके 2 लगा दो, एंड दिस इज वी ए जी 2। ठीक है, ये बन गया आपका नेगेटिव सीक्वेंस। और जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में एक चीज याद रखना। अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे आपने जब बेसिक एक डायग्राम मैंने बनवाया था, तो यहाँ पे करंट लिखी थी मैंने कि इसमें जैसे आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी करंट आती है, और वो किसके इक्वल होती है? 3 IA0, इसी के इक्वल होती है। ठीक है, नाउ इसमें से मान लो कितनी करंट जा रही होगी? IA0, IB0 एंड IC0। जीरो सीक्वेंस बनाएंगे तो बाकी सब जगह भी जीरो ही लगेगा। नाउ इसका कितना आ रहा है? 3IA0ZN, और इसका रिएक्टेंस अगर मान लो JX0 मानते हो आप, तो इसका कितना बनता है? हाँ, नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा? अगर 3IA0 इंटू ZN,
इसका ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू जेड या आई इंटू आर, यही होता है। तो आई तो ये है 3 IA0 और यहाँ वैल्यू है Zn, तो इसका ड्रॉप कितना हो जाएगा? 3 IAN IA0 और Zn, यही है। और इसका ड्रॉप IA0 JX0, मतलब X0 मान लो, ओनली X0 मान सकते हैं ना। Z होगा तो Z लिख देंगे, X होगा तो X। अब ना, इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रही है IA0, जीरो सीक्वेंस है, इसमें से जीरो सीक्वेंस करंट ही फ्लो करती थी, तो इन दोनों में तो आएगी नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, जीरो में ही आएगी। अब इसकी एक की तो वैल्यू आपने लिख दी JX नॉट कर लो, XG0 कर लो, X0 कर लो, वो एक ही बात है, चाहे Z0। नाउ इसकी वैल्यू Zn की क्या लिख दूं मैं? Zn लिख दूं। अगर आप Zn लिखते हो तो इधर एक चीज ध्यान से देखना, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है IA0X, ये आ गया IA0X। नाउ इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा IA0 इंटू Zn, जबकि यहाँ क्या है ड्रॉप? तो ये तो गड़बड़ होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सेम चीज मिल जाए हमें। अगर मैं इस Zn की जगह पे 3 मल्टीप्लाई करके लिख दूं 3Zn, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी जीरो सीक्वेंस बनाएंगे, जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस तो एज इट इज आ जाएगा, अलग से वो जो भी वैल्यू देगा ना वो एज इट इज पुट कर दोगे। लेकिन जो ग्राउंड की या न्यूट्रल की जो वैल्यू है, इम्पीडेंस बीच में लगा हुआ आएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे? 3 से, ठीक है। पहले वाले में वोल्टेज सोर्स आएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस में सिर्फ वोल्टेज सोर्स आएगा, बाकियों में नहीं आएगा, और पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस में ओनली नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस आएगा, और जीरो सीक्वेंस में जीरो सीक्वेंस का रिएक्टेंस और ग्राउंड का बीच में जो न्यूट्रल ये जो इम्पीडेंस था उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। और यहाँ का जो वोल्टेज था VA2 ग्राउंड, बस यहाँ 0 लगा दे। क्लियर है? बना सकते हो? बस कोशिश करते हैं कई बार पर यूनिट में वैल्यूज लिख लेते हैं। तो कोई भी जनरेटर देके आपको मान लो कि जीरो सीक्वेंस पूछ ले तो बता दोगे ना? हो गया। नो, ट्रांसमिशन लाइन में जब नेटवर्क बनाते थे तो उसमें सिंगल लाइन डायग्राम में भी ट्रांसफार्मर को पर यूनिट में करते थे तो वोल्टेज सोर्स आता था, ये पॉजिटिव वाला ही चलता था वहाँ। लेकिन अभी का सिस्टम हमारा अनबैलेंस टाइप चलता है, इसलिए हम इनको काम में लेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर। सेकंड ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे नो, ये ट्रांसफार्मर आपका स्टार स्टार कनेक्टेड है,
इसके अंदर क्या लग रहा है, एक इम्पीडेंस ग्राउंड के बीच में लग रहा है और यहाँ भी एक इम्पीडेंस लग रहा है। ये जेड कैपिटल एन लिख दिया, वहां जेड स्मॉल एन लिख दिया। अब इसका आपको वो बोले पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है, तो इसका कैसे बनाओगे ट्रांसफार्मर का? मतलब मेन कनेक्शन पे फोकस करना है आपको, चाहे वो ट्रांसफार्मर कैसे ही बना के दे दो, कर लोगे आपको क्या? हाँ नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, आपको कनेक्शन पे फोकस करना है, चाहे वो आपको ट्रांसफार्मर ऐसा क्यों ही मतलब क्यों ना बना के दे दे, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, एक तो कनेक्शन के ऊपर कि स्टार डेल्टा है या डेल्टा स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, क्या है, ठीक है। नो पॉजिटिव, और एक आपको इन पे फोकस करना है, जो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में जो भी आपका इम्पीडेंस लगा हुआ होगा उस पे आपको फोकस करना है। हो सकता है वो एक्स हो सकता है जेड हो। नो पॉजिटिव सीक्वेंस है, उसमें क्या वोल्टेज सोर्स आएगा ट्रांसफार्मर का? सिंगल लाइन डायग्राम जब बनाते थे तो ट्रांसफार्मर को क्या वोल्टेज सोर्स है उसमें कहीं रिप्रेजेंट किया था हमने? सिर्फ रिएक्टेंस से। और आपको ये भी पता है, नेटवर्क में भी पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर एक एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट है मतलब वो खुद से कोई जनरेशन नहीं करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इसका बहुत ज्यादा आसान है। जैसे सिर्फ एक सीरीज इम्पिडेंसेस को डिनोट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू मान लो कि आ रही है आपकी, या तो एक्स में दिया हुआ तो एक्स, जेड में दिया हुआ तो जेड, तो किसके अंदर पुट करना चाहोगे? जैसे जेड कर लो चाहे, तो यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस है तो Z1 दे दिया आपको। मान लो उसने खुद ने दे रखा है कि Z1 इसका पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस बन गया। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब पॉजिटिव सीक्वेंस में इधर देखो, उसने बैठ जाओ बैठ जाओ, हो गया। इधर आओ ना, पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना। ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए वो रिएक्टेंस देगा या इम्पीडेंस देगा, वो ही यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको इम्पीडेंस नहीं मिलेगा, रिएक्टेंस ही मिलेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंस पुट कर दोगे तो ये नेटवर्क आपको देके बनवाएगा क्या, वो आप सोचोगे। अगर वो ये बनवाएगा तो उसको x1 देना पड़ेगा, तो तुम सोचो वो x1 देके ये बनवाएगा क्या तुमसे? उसने साफ लिख रखा है कि ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ये है, बाकी सारी वैल्यूज को आपको पॉजिटिव सीक्वेंस में नहीं देखना, तो कभी भी पॉजिटिव वो बनवाएगा ही नहीं, क्योंकि एक रिएक्टेंस को पुट ही तो करना है, बस खत्म, सीरीज रिएक्टेंस। ये वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस वही सेम, और साथ में यहाँ पे जे लगा देना अगर एक्स देता है तो जे x2, मतलब नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस आपको देगा वो लगा दोगे, तो ये भी वो देगा क्या, ये भी वो आपसे नहीं पूछेगा। यहां लिखोगे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो ये दोनों तो कभी भी आपसे पूछने वाला नहीं है, तो पूछेगा तो कौन सा, जीरो सीक्वेंस। अब जीरो सीक्वेंस के अंदर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है, इधर देखो नाउ, सबसे पहले ग्राउंड से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड वाले को ध्यान से देखना है। ग्राउंड के बीच में और इसके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? ग्राउंड और ट्रांसफार्मर के बीच में कनेक्शन है, उसमें कुछ इंपीडेंस की वैल्यू भी है, क्या है, Zn। तो आपको क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके पुट कर दो, 3Zn, ठीक है। नाउ फिर बीच के अंदर ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस के लिए रिएक्टेंस वो आपको देगा। मान लो जीरो सीक्वेंस के लिए उसने रिएक्टेंस दे दिया, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। देन इस ट्रांसफार्मर के इससे लेके ग्राउंड के बीच में कोई कनेक्शन है, और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, Zn। ये वाला कैपिटल लिख देता हूँ मैं, ये कैपिटल लिख देते, ये वाला स्मॉल, वही 3Zn, ये आ गया। बस यही कौन सा होता है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये डिजाइन कर सकते हो, आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है, कर लोगे ना। बस एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, इधर ध्यान से देखना, ये वाली मान लो हाई वोल्टेज साइड है, वो लो वोल्टेज साइड है, दिस इज HV साइड एंड दिस इज LV साइड। अब
अगर ये इम्पिडेंसेस आपके वैल्यू फॉर्म में है तो बस इनको आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जे एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू तो वो आपको मैक्सिमम केसेस में पर यूनिट में दे देगा, ठीक है। लेकिन ये वाले अगर पर यूनिट में नहीं है तो आपको इसको किन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर यूनिट में। पर यूनिट में कन्वर्ट करना आता है, जो भी ये वैल्यू है उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो ये वाला जेड एन हाई वोल्टेज साइड से आया या लो वोल्टेज साइड से, ये वाला हाई से आया, तो हाई वोल्टेज साइड का जेड बेस निकाल लो। हाई वोल्टेज साइड का जेड बेस निकाल के इसको डिवाइड कर दो, तो यहां लिख सकते हो जेड हाई वोल्टेज बेस। और जेड बेस कैसे निकलता है, वी स्क्वायर अपॉन एस। एकदम शुरू शुरू के अंदर पावर सिस्टम की क्लास में बेस निकालना ये सब बताया था ना, पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अरे मतलब जेड बेस ऐसे ही तो निकालते थे, वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस, यही ऐसे ही निकाल रहे थे। नो, तो ये निकाल लोगे उसी तरीके से। अगर मान लो इसकी भी पर यूनिट नहीं दे तो इसको भी आप डिवाइड कर दोगे जेड एलवी साइड के बेस वैल्यू से, ठीक है। बस ये है सिंपल। हो गया क्या? बाकी तो देख ले, ये x1 आपको देगा पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस, बस एज इट इज उसको लिख देना है। यहाँ नेगेटिव सीक्वेंस के लिए अलग से रिएक्टेंस देगा, उसको एज इट इज लिख देना है। तो ये दोनों तो कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा वो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाद में जीरो सी ट्रांसफार्मर आता है तो ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, और हाई वोल्टेज साइड में भी ये मतलब सॉरी इधर भी न्यूट्रल से कनेक्टेड है और जेड एन है, तो यहाँ 3 इंटू जेड एन। अगर पर यूनिट में नहीं है तब इसको डिवाइड करना है, अगर उसने पर यूनिट में डेटा दे रखा है तो डिवाइड नहीं करना। मतलब हाई वोल्टेज इस साइड के बेस वैल्यू से कर दिया, इस साइड की बेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। हाँ, और पूछा अकेला जीरो सीक्वेंस ही जाएगा, कभी पूछा जाएगा तो। हो गया। निकालो भैया, तीनों सीक्वेंस बनाओ इसके। हम्म।
पहले पॉजिटिव और नेगेटिव तो बना लो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हेलो हेलो हेलो। देखो पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, ये बना नाउ। पॉजिटिव सीक्वेंस में पॉजिटिव का रिएक्टेंस कितना दिया हुआ, 3 दिए हुए हैं, x1 x2 और x0। x1 का मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस, x2 का मतलब नेगेटिव सीक्वेंस का, x0 का जीरो सीक्वेंस का। तो x1 10% है, मतलब j 0.1, बस ये बन गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस। और नेगेटिव सीक्वेंस भी ऐसे ही बन जाएगा, क्या लिखूं, j 0.1। माइनस नहीं आएगा नेगेटिव सीक्वेंस का, मतलब माइनस नहीं आएगा नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब बस उसका फेज सीक्वेंस उल्टा है। रिएक्टेंस अगर वो अलग देता तो हम अलग लिख लेते, सेम दिया तो सेम लिख लेंगे। अब मेन है आपका जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस भी लिख सकते हो। ये वैल्यूज पर यूनिट में दिख रही है ना, परसेंटेज में आ जाता है, मतलब पर यूनिट के अंदर है। लेकिन यहाँ ये देखो 1 ओम है, तो 1 ओम पर यूनिट है क्या, तो इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस हाई वोल्टेज साइड की बेस वैल्यू चाहिए नाउ। तो अब बेस वैल्यू पर मतलब निकालते हैं, पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर का बेस सेलेक्ट करते हैं दोनों साइड में। या 100 MVA दिया हुआ, इधर भी 100 होगा, इधर भी 100 होगा, तो क्यों ना मैं 100 MVA दोनों साइड क्या मान लूं, पावर का बेस। दोनों साइड सेम पावर का बेस लेते थे, पर यूनिट निकालते थे। नाउ वोल्टेज अगर 11 × 32 है, अगर मैं इधर भी 11 kV मान लूं, तो इधर कितनी होगी, 33 kV। मीन इसी के रेशियो पे चलना होता है। नाउ आपके पास में पावर का बेस भी है, वोल्टेज का बेस भी है, तो क्या आप हाई, ये लो वोल्टेज साइड है, तो LV साइड की बेस वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी, वोल्टेज का स्क्वायर 11 का स्क्वायर अपॉन पावर 100। एक्चुअल में ये किलो का स्क्वायर जब आप करोगे ना, मतलब किलो का स्क्वायर, तो वो मेगा में ही जाता है, ये मेगा से मेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 11 स्क्वायर अपॉन 100, बस कितना आ रहा है, 1.21 LV बेस। नाउ अब जीरो सीक्वेंस बनाते हैं। जीरो सीक्वेंस में क्या करते थे, नाउ इधर एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले इधर वाला ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया, ग्राउंड से गए न्यूट्रल मतलब मेन पॉइंट तक, जो आपका यहाँ कनेक्शन में न्यूट्रल आ रखा है। तो बीच में रिएक्टेंस मतलब कितना है, इंपीडेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम। चाहे वो इंपीडेंस है तो इंपीडेंस लिख देंगे, रिएक्टेंस है तो रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस। नाउ 1 ओम है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो या नॉर्मल, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 1। ठीक है, अब बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। अगर ये पर यूनिट में दिया हुआ होता तो हम 3 से डायरेक्ट कर देते, और डिवाइड कर दो किससे, 1.21। ये क्लियर। नाउ यहां आ जाएगा x0, कितना है जे x0, 12%, मतलब 0.12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 कहाँ है, यहाँ 1 कहाँ है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, 0 नहीं दिया हुआ, सीधा वायर है, मतलब 0 है। तो चाहे किसी को 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, क्या आएगा, 0। तो इस जगह पे मैं एक चीज लिख देता हूँ कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला देता हूँ।
ये क्लियर है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसे दिखना चाहिए कि कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, जीरो था। ठीक है, तो ये वाला कौन सा बन गया आपका? जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। बना सकते हो ना? वो आपसे वैल्यूज नहीं देगा, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम। ऐसे मत सोचना वो कैलकुलेशन करवाएगा। बेसिक ये कि आप इस स्ट्रक्चर से ये तीनों बना सकते हो या नहीं, मतलब नॉर्मल ढांचा तो बना ही सकते हो वैल्यू लिखने के अलावा। और आपको ये पता होना चाहिए बस यहाँ यहाँ और यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, ओनली जीरो सीक्वेंस में। पॉजिटिव और नेगेटिव को भूल जाओ, क्योंकि इसमें तुम ही देखो ये पूछने लायक है क्या? ये कुछ भी नहीं है, अगर उसने दे दिया तो हर कोई बता देगा। ठीक है, नाउ एक चीज और है, अगर मान लो वो बेस वैल्यू खुद से दे दे, ठीक है, अगर वो बेस वैल्यू आपने ये मानी, अगर वो बेस वैल्यू खुद से दे दे और आपको 100 की जगह 200 कर दे, वो बेस वैल्यू खुद से दे कि आप बेस मानो 200 MVA को, वोल्टेज को तो सेम बेस दे दे लेकिन MVA की बेस उसने डबल कर दिया, तो जितने भी आपने ये रिएक्टेंस पर यूनिट में लिखे ना, ये सारे न्यू में कन्वर्ट होंगे, वो न्यू फॉर्मूला। तो MVA जब डबल होता है तो सबके डबल हो जाते हैं नए रिएक्टेंस। एक्स न्यू का फॉर्मूला था ना, भूल गए तुम तो साहब, एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू इसका स्क्वायर। तो नया वाला जब डबल आता है ओनली, तो सारी वैल्यू दो गुना हो जाती है, मतलब हर जगह ये भी 0.2 हो जाता है, ये 0.2 हो जाता है, ये भी 2 से गुना हो जाता है, ये 0.24 हो जाता है, तो सब डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चले, मैं इसको ले लेता हूँ। स्टार और डेल्टा। अब ट्रांसफार्मर आपका स्टार में है और डेल्टा में है, मैं सिर्फ जीरो सीक्वेंस बना रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव तो भूल जाओ, क्योंकि वो एक रिएक्टेंस देगा बस वही पुट होगा, चाहे वो किसी में ही चाहे। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस देना तो कनेक्शन को भी नहीं देखना, आपको तो सिर्फ इतना देखना है पॉजिटिव का और नेगेटिव का रिएक्टेंस या इंपीडेंस जो दिया हुआ है, बस वो पुट कर दो, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वो कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जीरो सीक्वेंस और कनेक्शन से कंफ्यूज करके। अब जीरो सीक्वेंस करंट स्टार के अंदर फ्लो करती है या नहीं करती? जीरो सीक्वेंस करंट स्टार में फ्लो करती है, इसीलिए तो और 3IA0 आती है। और पहले जनरेटर वाले केस में भी देखा, इसी वजह से हम यहाँ पे हमेशा जैसे Zn जो भी आता था उसके साथ में हम 3 मल्टीप्लाई कर देते थे। तो पहला काम आपका इसको पुट कर दो, जीरो सीक्वेंस करंट आएगी। नाउ कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 3Zn। मैं पर यूनिट मान के पुट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है बीच में, तो दोनों ट्रांसफार्मर को एक सीरीज रिएक्टेंस से पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमने JX0 लिख दी, तो ओनली X0 लिख दो। ठीक है, नाउ अब डेल्टा के अंदर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करती है या नहीं करती? कहाँ नहीं करती? जीरो सीक्वेंस करंट फेज में नहीं। देखो डेल्टा में जीरो करंट, जो जीरो सीक्वेंस है वो लाइन में फ्लो नहीं करती, स्टार में जीरो सीक्वेंस वोल्टेज लाइन में नहीं होती। ठीक है, नाउ तो डेल्टा के अंदर, लाइन के अंदर जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगी और फेजेस में वो फ्लो कर सकती है। नाउ यहाँ से हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो करंट कोई मान रहे होंगे वो IA0 या ऐसा ही कुछ होगा कि जीरो सीक्वेंस करंट होगी। अगर हमने यहाँ इसको कनेक्ट दिखा दिया, इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं, जैसे यहाँ ये बीच का ट्रांसफार्मर ये स्टार वाला हो गया, ये डेल्टा, कि जीरो सीक्वेंस करंट इसकी लाइन में भी है, तो कभी भी डेल्टा आ जाएगा ना, तो समझ जाना कि इसको यहाँ से ओपन छोड़ के बनाना है। ये क्लियर है? नाउ दूसरी चीज, इसके फेज में फ्लो कर सकती है या नहीं कर सकती? फेज में कर सकती है, तो लाइन इसकी राइट साइड होगी और फेज लेफ्ट साइड होगा, ऐसा ही होगा क्या? देखो नहीं, अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर इधर स्टार है, इधर डेल्टा है, इसकी लाइन इधर राइट साइड होगी और फेज इसके लेफ्ट में, तो राइट वाला पोर्शन तो आपको ओपन छोड़ना, लेफ्ट में कर सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी था। तो करने का हम ऐसे डिनोट करेंगे कि इस लाइन को नीचे से जोड़ देना है,
ये कर सकते हो। ये किसका बन गया, इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। बस जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो असली कंफ्यूज करने वाला आता है डेल्टा। तो डेल्टा कनेक्शन को देखते ही आपको ये याद रखना, जीरो सीक्वेंस करंट डेल्टा की लाइन में फ्लो नहीं करती, फेज में कर सकती है। तो आप ये देखना इसकी लाइन राइट में आएगी या थोड़ी लेफ्ट में। लाइन राइट में आएगी, तो लाइन राइट में आएगी तो राइट साइड में ओपन रखना है, और लेफ्ट साइड में फेज है तो फेज को यहाँ नीचे वाली लाइन से मिला देना है। बना सकते हो कभी भी ये कनेक्शन देगा। यही आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हो गया, बना लो भाई। जैसे मान लो ये कैपिटल ए मान लो, और इधर स्मॉल ए। अब इधर देखो, इधर तो फ्लो कर रही है लेकिन इधर नहीं कर रही, ये यहीं पे ब्रेक हो गया। मतलब इसको कैपिटल ए, उसको स्मॉल ए, अलग अलग करंट होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। अगर ये वैल्यूज आपकी पर यूनिट में दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। हो गया। बनाओ भाई इसका जल्दी से, जल्दी बनाओ, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कनेक्शन पूरा प्रॉपर ढंग से बना के भी दे सकता है, ऐसे कनेक्शन दिखा के वो स्टार में, जैसे ऐसे पूरे। एक स्टार में ग्राउंड नहीं, जैसे वो कनेक्शन आपको ऐसे दिखाकर भी दे सकता है। ठीक है ना, मतलब कनेक्शन ऐसे पूरे दिखा के, वो बात एक ही पड़ती है। गलत है, वैल्यू से मत जाओ, वैल्यू तो चलो आ जाएंगे अब आपको। देखो सबसे पहले इसमें जाना है, ग्राउंड का इम्पीडेंस कितना दिया हुआ है, जीरो। तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसको चाहे आप मल्टीप्लाई करो 3 से, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसको हम कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जे एक्स नॉट। नेक्स्ट इससे लेके ग्राउंड का कितना है रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, जीरो नहीं है, इनफाइनाइट। यहाँ से लेकर ग्राउंड में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रखा, तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ओपन। दिस इज नाउ, ये चाहे वैल्यूज लिखो भी नहीं ना नाम, तो भी काम आपका चल जाएगा।
जल्दी जल्दी करो, हो गया? बनाओ भाई इसका। हम्म हो गया? नो, इसका क्या आ जाएगा? यहाँ से ओपन, बीच में ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस, और इसका आपको पता है जीरो सीक्वेंस करंट किस में फ्लो करती है? फेज में कर सकती है, तो फेज में यहाँ दिखा दिया, लेकिन लाइन में फ्लो नहीं करती, तो यहाँ से ओपन। ठीक है, हो गया? इसका कैसे आ जाएगा? देखो, अब इसमें लाइन किस साइड है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट साइड इसकी लाइन होगी, मतलब ऐसे आ रहा होगा ना कनेक्शन, तो लेफ्ट साइड इसकी लाइन होगी और बीच राइट साइड में फेज होगा। तो लेफ्ट साइड लाइन वाले को आपको ओपन दिखा देना है, सॉरी, ये यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे। बीच में आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, जीरो सीक्वेंस का एक्स नॉट वाला, जे एक्स नॉट, और इसके लिए नो, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो इसका मतलब शॉर्ट। हो गया? बस ऐसा ही करना है, तो कर लोगे, कोई सा भी स्टार डेल्टा है, डेल्टा सा, अगर जेड होता तो 3 ZN, ठीक है, पर यूनिट के अंदर। एक लास्ट बनाओ, डेल्टा डेल्टा। सही, तुमने बनाया? देखो, इसकी लाइन लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड इसका फेज होगा, तो लेफ्ट साइड क्या करना है? ओपन, और यहाँ से इसको शॉर्ट दिखा दो, मतलब राइट साइड में। नो, बीच के अंदर आ जाएगा ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस। अब इसके लिए लाइन है राइट साइड में, तो राइट साइड वाले को तो आपको ओपन दिखा देना है और शॉर्ट कर दो लेफ्ट से, ये लो, जे एक्स नॉट, ऐसे कर सकते हैं। तो कोई भी अब कनेक्शन दे देगा, कर लोगे। स्टार के अंदर, न्यूट्रल के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखना है। मेन कंफ्यूजन जीरो और आइसोलेटेड में सब लोग करते हैं, कि अगर जीरो आ गया कि मतलब कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है रिएक्टेंस, तो क्या करेंगे हम? न्यूट्रल वाला ओपन से दिखाएंगे या शॉर्ट से?
जीरो रेजिस्टेंस है न्यूट्रल का, शॉर्ट से कर देंगे। और इन आइसोलेटेड है, कनेक्टेड ही नहीं है तो ओपन से दिखा देंगे। इन दोनों में गड़बड़ मत करना बस, ठीक है। नो, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, नो, ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस आगे जे एक्सएस जे एक्सएस जे एक्सएस, और ये एक्सएम क्या है? म्यूचुअल रिएक्टेंस, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के बीच में म्यूचुअल भी क्रिएट हो रहा होगा। अब पॉजिटिव सीक्वेंस आपको बनाना है, ये ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस बन गया, यहाँ लिख दो JX1, ठीक है। अब X1 की वैल्यू आपकी आएगी, आपका जो XS है ना उसमें से माइनस कर देना XM को, वो अगर आपको देगा तो। बाकी ट्रांसमिशन लाइन का वैसे पूछा नहीं जाता, मेन जनरेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर ही आता है अगर आता है तो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कई टाइप बन जाते हैं, इनमें कुछ होगा नहीं। X1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? XS माइनस XM, अगर वो आपको XS और XM वो ऑलरेडी देगा। दूसरा बनेगा फिर नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी JX2, और X2 की क्या वैल्यू है? XS माइनस XM, ये वाला है पॉजिटिव सीक्वेंस एंड दिस इज नेगेटिव सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस का, जीरो सीक्वेंस के अंदर वैल्यू आ जाएगी JX0, दिस इज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। कोई न्यूट्रल न्यूट्रल का कनेक्शन तो होता नहीं है जनरेटर के जैसे, ट्रांसफार्मर के जैसे। और X0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आई थिंक XS प्लस 2XM आएगी, मतलब ऐड होएगा, ठीक है। इसको नोट कर दो, XS प्लस 2XM ही है ना, ये तो सिंपल है, ये देगा नहीं। हाँ, अगर इधर साइड में वोल्टेज वो लिखेगा ना, तो इधर जैसे जीरो सीक्वेंस में तो ऊपर जीरो जीरो लगेंगे, करंट के भी जीरो लगेगा। नेगेटिव सीक्वेंस में टू टू लग जाएगा सबके ऊपर, पॉजिटिव में वन वन। तो एक सीरीज रिएक्टेंस से तीनों सीक्वेंस के अंदर डिनोट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। पॉल स्टडी में भी यही पढ़ा था, सीरीज रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं, कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का भी आपने यही पढ़ा होगा, सीरीज रिएक्टेंस से डिनोट करते हैं, उसको भी कर रहे हैं। जनरेटर को एक वोल्टेज सोर्स, जनरेटर के लिए एक वोल्टेज सोर्स और एक रिएक्टेंस, उसका सीरीज रिएक्टेंस, ठीक है। हेडिंग डाल ली थी ना ट्रांसमिशन लाइन। अगर सिंपल डेटा हो तो सिंपल वैल्यू लिख देंगे, पर यूनिट में पूछे तो पर यूनिट में सबकी लिख देंगे। हो जाएगा। लोड, नेक्स्ट पॉइंट लोड।
ये आपका लोड कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे एरो इस साइड ले लो, वो कोई इश्यू नहीं है। इस साइड लेने का मतलब लोड वैसे राइट साइड में कनेक्टेड होता है ना मैक्सिमम केसेस में आपके, इसलिए वो तो एक ही बात है, चाहे उधर कर दो चाहे एरो इधर कर दो ना। पॉजिटिव सीक्वेंस बनाओगे तो पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर इसको सिर्फ Z को कंसीडर कर लेना, ये हो गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव वाले के अंदर भी Z को कंसीडर कर लेना, ये नेगेटिव सीक्वेंस। और जीरो सीक्वेंस के अंदर एक तो Z आ जाएगा और ये जो ग्राउंड के बीच में जो आपका इंपीडेंस कनेक्टेड है वो भी आ जाएगा, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। 3, हाँ, लोड भी तो आपका स्टार में कनेक्ट आ सकता है, तो अगर आप उसको भी सीक्वेंस नेटवर्क से सॉल्व करो। एक्चुअल के अंदर देखो फॉल्ट स्टडी होती है, नॉर्मल के अंदर तो परफेक्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो हो रहे थे उसके केस में हम वैसे नहीं कर सकते नॉर्मल, तो 3 सीक्वेंस नेटवर्क बनते हैं, फिर उनकी स्टडी होती है। तो ये कर सकते हो ना लोड को भी चेंज। अब सारे चेंज हो गए तो अब सारे नेटवर्क बनके अलग अलग सॉल्व होते हैं, तो वो सॉल्यूशन तो आपके है नहीं कि कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये पूरा क्वेश्चन दिया है, इसमें जनरेटर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, ट्रांसमिशन लाइन भी है, लोड भी कनेक्टेड है, तो इन सब का पहले पॉजिटिव सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक नेगेटिव सीक्वेंस में, फिर इनमें सॉल्व कर लिया जाता है। फिर आगे जो भी फॉल्ट होते हैं ना, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो उसकी कैलकुलेशन में ऐसे आता है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हो गया, नेगेटिव वाला हो गया और जीरो वाला, तीनों एक साथ अटैच होंगे, फिर इनकी करंट निकलती है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आपके नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना पूछ सकता है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया। नाउ अगर मान लो डेल्टा में लोड कनेक्टेड है तो पॉजिटिव बनाओगे, कभी भी हम डेल्टा को वैसे कन्वर्ट किस में करते हैं हमेशा, स्टार में, तो जब भी आप इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा, ये Z/3, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस में Z/3, नेगेटिव सीक्वेंस में भी Z/3, ये आ गया आपका पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। नाउ जीरो सीक्वेंस करंट डेल्टा में फ्लो करती है, लाइन में नहीं करती, फेज में कर सकती है। तो इसकी लाइन जैसे मान लो लेफ्ट साइड है, इधर से आप आ रहे हो तो इसको ओपन दिखा दो, ठीक है, और इसको यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें इम्पीडेंस कितने होंगे, जेड, तो बस यहाँ इसमें पूरा जेड आ जाएगा, चाहे आप यहाँ पुट कर दो चाहे आप यहाँ पुट कर दो, और इस साइड से इसको क्लोज दिखाएंगे क्योंकि अंदर क्लोज है ना, दिस इज जेड। ये आपका जीरो सीक्वेंस में लाइन में नहीं फ्लो करेगी जीरो सीक्वेंस, सिर्फ फेज में अंदर करती रहेगी बस। चलो ये तो क्या
हो गया। देखो LG फॉल्ट, ये 3 फेज आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ये वाला जो फेज है इसके साथ में क्या हो गया, आपका फॉल्ट हो गया। नाउ ये 3 फेजेस हैं आपके। आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? लाइन आपकी ग्राउंड के टच हो गई, चाहे वो किसी और, अब बीच में हो सकता है कोई रेजिस्टेंस आ जाए या नहीं आए, मतलब दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। नो, जो भी आपका इम्पिडेंस आ रहा है उसको हम ZF बोल देते हैं कि फॉल्ट टाइम का इम्पिडेंस। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो सकता है कुछ वैल्यू 2-4 ओम हो, या ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जो आप कंडक्टर काम में ले रहे हो, उसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। नो, ए फेज से फॉल्ट में करंट जा रही है, YAF बोल सकते हैं, ठीक है। YAF, सॉरी IAF, यही आपकी क्या है, फॉल्ट करंट। क्या बी फेज से भी कोई करंट जाएगी? अगर बी फेज से जाती तो उसको बोलते हैं IBF, एंड ये होता है ICF, ठीक है। नाउ ये IBF कितना आएगा? ये करंट के बराबर है 0, क्योंकि इसमें तो फॉल्ट ही नहीं हो रखा ना, और इसमें 0, क्योंकि इसमें भी फॉल्ट नहीं हो, फॉल्ट तो इसमें हो रखा है IAF इक्वल टू IF, ठीक है। नो, तो याद रखना जो फॉल्ट करंट की वैल्यू है ना वो आपकी आएगी 3IAF नॉट। जो 0 सीक्वेंस है फॉल्ट करंट का, उसका 3 गुना आपकी फॉल्ट करंट आ रही होगी। ये आपसे वैसे बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है, नोट कर सकते। वैसे इससे ऊपर एक लाइन वैसे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वैसे एक्चुअल में होता क्या है कि IAF नॉट इस बार IAF1 एंड IAF2, ये तीनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं आपकी AF/3 या IF/3, ये दोनों तो एक ही है। जिस अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके निकल जाती है। और आपके दिमाग में आ रहा है कि ये मैंने लिखा कैसे है, तो एक्चुअल में आपने जो मैट्रिक्स बनाई थी ना, ये देखो ये मैट्रिक्स, ये तो यहाँ IAF नॉट, IAF1, IAF2 लिखा है। यहाँ नॉर्मल 1/3 से आता था इनवर्स वाली मैट्रिक्स, तो AF BF CF ये तो 0 वैल्यू आ गई। तो ओनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे। तो ये इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्टली, यही है ना कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे रिजल्ट पूछेगा। तो ऊपर वाली ये जो लाइन है ये भी चाहे आप याद नहीं रखो तो भी कोई इशू नहीं है, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। लाइन टू ग्राउंड में फॉल्ट करंट किसके इक्वल होगी? 3IAF नॉट। और वैसे देखो IAF नॉट, IAF1 और IAF2 तीनों इक्वल भी हैं, तो तीनों में से कोई और नाम भी दे सकता है, यही आपकी फॉल्ट करंट है। हो गया। सेकंड, लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ में मिल गई, यही है। चलो यहाँ बीच में दिखा देते हैं।
यही होगा, ऐसा कुछ ही मीनिंग। इसका बीच में हो सकता है कुछ इम्पीडेंस हो ZF। अब ए फेज से फॉल्ट में जाने वाली करंट क्या है? 0। ये IBF एंड दिस इज ICF। जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये आपका रिएक्टेंस आ रखा है, ये क्लियर है? तो फॉल्ट करंट कौन सी होगी आपकी? दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। किसी को भी एज्यूम कर लो, IBF माइनस ICF कर लो जाए, यही हो जाएगी। नो, अब फाइनल में आपको लिख देता हूँ, आई फॉल्ट करंट किसके इक्वल होगी? वो आपकी आएगी √3 टाइम्स IAF का पॉजिटिव वैल्यू। फॉल्ट करंट तो यही है, IBF माइनस ICF, फॉल्ट करंट तो आपकी यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉल्ट करंट इक्वल टू √3 IAF नॉट, मतलब IAF, ये मत सोचो कि उसमें से फॉल्ट करंट नहीं जा रही, ये रिलेशन बनाया, नहीं नॉट नहीं, वन आएगा, पॉजिटिव की इक्वल होगी, बस ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। जैसे अगर आप इधर ध्यान से देखो, एक मिनट, या तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रही होगी या इधर से इधर। अगर आप इसको IF मानते हो तो ये हो जाएगा माइनस IF, ये तो सिंपल है ना। तो IF होता है आपका लाइन टू लाइन में √3 टाइम्स IAF1, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वैल्यू एक ए से फॉल्ट करंट की वैल्यू। इसमें एक्चुअल में IAF नॉट है ना, वो 0 ही आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। एक मिनट, IAF नॉट होता क्या है वैसे? ऐसा ही होता है ना, 1/3 IAF प्लस IBF प्लस ICF, यही होता ना। IAF तो ऑलरेडी 0 है, IBF और ICF में क्या रिलेशन है? एक अगर IF है तो दूसरा माइनस IF, दोनों जस्ट अपोजिट है और इक्वल भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? IAF नॉट की 0, मतलब IAF तो 0 है और ये दोनों जस्ट अपोजिट है, तो मतलब एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा ना, एक को IF रखोगे तो दूसरे को माइनस IF, तो फाइनल वैल्यू 0। तो IAF नॉट लाइन टू लाइन में कितना आता है? 0। तो जो फॉल्ट करंट की वैल्यू होती है वो होती है √3 टाइम्स IAF1 के इक्वल। मॉड्यूलस लगा लिया क्योंकि हो सकता है मान लो फॉल्ट इधर से फ्लो कर रहा हो या इधर से कर रहा हो। IF0 तो 0 आता है ना, ये ऐसे नहीं आया, ये एक्चुअल में डेरिवेशन से आया। नहीं नहीं, मैं डेरिवेशन नहीं, मतलब ये रिलेट नहीं कर रहे ना, जैसे वो 0 आ गया तो यहाँ पे नहीं, वो 0 कंपोनेंट है, ए फेज का फॉल्ट करंट का 0 कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव कंपोनेंट है। इसको याद रखना है, उसको चाहे भूल जाओ ना। 3 रिलेशन रहेंगे, एक तो वो वाला IAF इक्वल टू लाइन टू ग्राउंड के अंदर IAF इक्वल टू, मतलब फॉल्ट करंट इक्वल टू IAF नॉट, 3 इंटू IAF नॉट। हाँ, IAF नॉट मेन इंपॉर्टेंट ये भी थोड़ा बेसिक याद रखना चाहो तो कर सकते हो। सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसीज की आती है, मतलब थर्ड कौन सा आएगा? LG, ये था ना।
यहाँ से करंट आ रहा होगा आई बी एफ एंड इधर से आई सी एफ और इधर ही जा रहा होगा फॉल्ट करंट जेड एन मान लो या जेड जी मान लो, दिस इज फॉल्ट करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट इक्वल्स टू आई बी एफ प्लस आई सी एफ बोल सकते हो। और एक्चुअल में आई एफ की वैल्यू हमेशा याद रखो, लाइन से ग्राउंड फॉल्ट होगा ना, जो पहले लिखा था हमने, क्या लिखा था, 3 ए एफ नॉट के इक्वल, बस वही सेम रिलेशन, क्योंकि लाइन टू ग्राउंड या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट इक्वल टू 3 आई एफ नॉट, इसी के इक्वल आएगी। बस एक लाइन टू लाइन के अंदर ही थोड़ा सा रिलेशन उसका अलग आ जाता है। ठीक है, डन। मतलब याद तो रख सकते हो नहीं, लाइन टू ग्राउंड के, चाहे लाइन टू ग्राउंड हो या डबल लाइन टू ग्राउंड हो, आई एफ इक्वल टू 3 आई एफ नॉट। और अगर लाइन टू लाइन हो अकेला तो उसमें √3 आई एफ 1, वहां पे आई एफ नॉट 0 हो जाएगा। लोड फ्लो स्टडीज, नेक्स्ट चैप्टर। हाँ मतलब नेक्स्ट चैप्टर। लोड फ्लो और पावर फ्लो स्टडीज बोलते हैं। लोड फ्लो या पावर फ्लो स्टडी। पावर फ्लो ई का पार्ट, सॉरी जी का पार्ट हम कैसे किसी लोड फ्लो, नहीं पावर पावर फ्लो, लोड फ्लो तो है। नहीं हम लोड एंगल ना निकालते हैं इसी का तरह रखा है लोड। डेरिवेशन नहीं कराएंगे तो, डेरिवेशन नहीं करा रहे। हम बड़ा है तो समझ में नहीं आता। पावर फ्लो के अंदर करेंगे क्या वैसे, मतलब लोड फ्लो या पावर फ्लो, बेसिकली वही पावर का फ्लो को चेक करना है आपको कि किस बस के ऊपर क्या होगा, किस बस के ऊपर क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट लिख लो, लोड फ्लो स्टडी is the study of the system. Load flow study is the study of the system load flow study is the study of the system that is assumed to be working in balance, that is assumed to be working in balance, that is assumed to be working in balance, three-phase sinusoidal steady state condition, three-phase balance के बाद three-phase sinusoidal steady state condition, sinusoidal steady state condition, that is the system is working in, that is the system is working in perfect normal condition, the system is working in perfect normal condition, perfect normal condition. No,
ये आपकी बसेस हैं, ऐसी आती है बसेस। ये क्या है, जनरेटर। नो, यहाँ पे आएगा आपके PG1 QG1, मतलब बसेस काउंट करके बता सकते हो कितनी बसें हैं यहाँ, 1 2 3। मतलब PG1 का मतलब पावर जनरेटेड बाय फर्स्ट फर्स्ट बस के ऊपर एक्टिव पावर जनरेशन, QG1 का मतलब रिएक्टिव पावर ऑन फर्स्ट जनरेटर। नाउ ये आपकी क्या होगी, बस आ गई। इधर आएगी आपकी क्या, डिमांड। डिमांड मींस PD कॉमा करके लिख देते हैं, कॉमा QD, या PD प्लस JQD भी लिख सकते हो, वो तो बात एक ही है, PD और QD। नाउ उसी तरीके से यहाँ आएगा कुछ जनरेशन, इसको बोल दो PG2 QG2, ठीक है। हर एक वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू होगी, हर एक मान लो कि कोई भी आपका जो सिस्टम होगा वहां पे वोल्टेज की वैल्यू भी आएगी, उसको आप लिख सकते हो V कॉमा डेल्टा, ठीक है, V कॉमा डेल्टा। ये चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आ सकता है V एट एन एंगल डेल। इन दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। तो किसी भी बस के ऊपर कितने वेरिएबल्स, मतलब कितने टर्म्स आपको मिलने वाली है, काउंट करके बता सकते हो एक बस के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें। तो 6 चीजें आपको एक बस के ऊपर मिल जाएंगी। एक है आपका एक्टिव पावर जनरेशन और रिएक्टिव पावर जनरेशन, ये एक्टिव पावर डिमांड, रिएक्टिव पावर डिमांड, और ये वोल्टेज और एंगल। लोड एंगल मतलब रोटर एक्सेस और स्टेटर एक्सेस के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, वो डेल्टा होता है। मतलब दोनों एक दूसरे से अगर डेल्टा नहीं आएगा तो कोई जनरेशन ही नहीं होगा, ठीक है। नो, अब क्या क्या वैल्यूज आएंगी ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इधर एक बार मैं लिख देता हूं, जैसे 10 + J5, ये क्या है आपकी डिमांड। इधर आ जाएगा जैसे मान लो वोल्टेज की वैल्यू कि 5 एट एन एंगल 0, ठीक है। नाउ इधर आ गया 5 + J5, J QG2 एंड वोल्टेज की वैल्यू 1 एट एन एंगल डेल्टा, 5 + J7। नाउ यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये वोल्टेज है, ये डेल्टा है, ये आपकी डिमांड है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 + J12, और एक यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ना इसको V3 और del3 कर देता हूँ, ठीक है। आपको ऐसी वैल्यूज दी हुई मिलेगी, वैसे आपको तो क्या मिलेगी, ये कुछ वैल्यूज दी हुई, यहाँ पे PG1 और QG1 नहीं दिया हुआ, बाकी ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, एक तो एंगल नहीं दिया हुआ और QG2 नहीं दिया हुआ, बाकी सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे इसका देखो डिमांड दी हुई है, ठीक है, वोल्टेज नहीं दिया हुआ, जनरेशन थर्ड बस के ऊपर जनरेशन, ये फर्स्ट बस, सेकंड बस और थर्ड बस, तो थर्ड बस के ऊपर जनरेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। कभी भी एक चीज याद रखना, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं करे, यहाँ पे ना कोई जनरेटर लगा हुआ, तो समझ जाना कि वो दिया हुआ है। कि एक्चुअल के अंदर हो क्या रहा होगा कि यहाँ पे जो PG3 मतलब जो जनरेशन आ रहा होगा वो एक्चुअल में 0 + J0 है। जो जनरेशन आ रहा है पावर का, कॉम्प्लेक्स पावर S मान लो, वो क्या है, 0 है, मतलब 0 एक्टिव पावर यहाँ बन रही है, 0 ही रिएक्टिव पावर यहाँ बन रही है, तो वो स्पेसिफाइड है, वो आपको दिया हुआ है।
अगर कोई चीज जीरो होती है वो भी एक तरीके से गिवन ही होती है, कि मान लो कि आपको पता है कि एक आदमी है वो खाना नहीं बनाता है, वो स्पेसिफाइड के अंदर आ गया कि इसका पता है कि ये नहीं बनाता, तो कैटेगरी तो स्पेसिफाई में है ना, नहीं दिया हुआ टर्म आपको जो नहीं पता V3 और del 3 है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें चलने वाली है कि किसी के ऊपर कोई चीज दी हुई आएगी, किसी बस के ऊपर कोई चीज नहीं दी हुई आएगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसी एक चीज को ही मतलब दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं? ऐसा रियल में भी होता है, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ना, ऐसा नहीं कैलकुलेशन ही हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली होगा। एक नई जनरेटर कनेक्शन दे दो दोनों का, हम्म, दोनों का कनेक्शन इसे दे देंगे। दोनों का कनेक्शन इससे दे सकता है, जनरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब एक्चुअल में तो ये लोड बस है, ये जनरेट कर नहीं रही। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं दी, डेल्टा की वैल्यू नहीं दी, यहाँ वोल्टेजेस की वैल्यू नहीं दी, एंगल की वैल्यू नहीं दी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर वो वैल्यू दे देगा तो क्या प्रॉब्लम है? वो इसलिए नहीं बताता, जैसे मान लो कि आपके घर में है, आज खाने में कितनी रोटियां बनेंगी, वो पहले से स्पेसिफाइड रहता है क्या, फिक्स होता है क्या? वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे। जैसे मान लो कि दो लोग और आ गए तो उन दोनों का मिला करके बनेगा। अगर आपके घर की कंडीशन फिक्स कर दी जाए कि जनरेशन हम तो है ना 15 रोटी ही बनाएंगे, तो अब नई डिमांड आई है, वो फुलफिल चेंज नहीं होने वाली कि यहाँ तो 15 ही बनेंगी, तो फिर वो चलेगा क्या सिस्टम? कभी नहीं चलेगा। तो कुछ चीजों को हमें बताना रहता है, कुछ को नहीं बता, फिक्स नहीं रखना है। फिक्स नहीं रखने का मतलब जो चेंज होता है उसको वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं कि वो अनस्पेसिफाइड के अंदर रखना है। अगर आपने स्पेसिफाई एक बार कर दिया, चाहे वो जीरो हो चाहे कोई वैल्यू हो, उसके बाद वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो जैसे मान लो चाहे जनरेशन आपने जीरो रोटी का बोलोगे वो भी स्पेसिफाइड में हम तो नहीं बनाएंगे, चाहे 15 का बोलोगे तो भी वो। जैसे कोई लोग नॉनवेज नहीं बनाते तो वो चाहे जीरो है उनका, नहीं बनाएंगे तो बस नहीं बनाएंगे। अब कोई बोलेगा नहीं हम 15 आदमियों का ही बनाएंगे, 16 आएगा तो बस वो खा ही जाएगा, ठीक है। तो उससे ऊपर नहीं आएगा, कि 15 की कैपेसिटी है, 15 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीजें दी हुई आती हैं, कुछ चीजें नहीं दी हुई आती है, और क्वेश्चन आपको यही मैक्सिमम बनेगा कि किस बस के ऊपर क्या दिया हुआ आएगा और क्या दिया हुआ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी क्लियर नहीं होगा क्या दिया हुआ आएगा क्या दिया हुआ नहीं आएगा, ये अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे तुम लोग। लेकिन अभी ये इतना क्लियर है कि क्यों एक चीज दी हुई है दूसरी नहीं दी हुई, ताकि वो डिमांड को फुलफिल कर सके। इसीलिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई आती, कुछ चीजें दी हुई नहीं आती। चलो एक बार इसको नोट कर। जैसे ये वोल्टेज V1 की है, वो V2 की है, वैल्यूज कुछ भी आ सकती है, 1 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, वो पर यूनिट में जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। स्टेप्स ऑफ लोड फ्लो स्टडी, स्टेप्स ऑफ लोड फ्लो स्टडी, लोड फ्लो स्टडी। बाकी क्या तुम्हारा?
कुछ नहीं हुआ, इधर देख, स्टेप्स ऑफ लोड फ्लो। स्टेप 1, हेडिंग डाल ले भाई, स्टेप्स ऑफ लोड फ्लो स्टडी। नंबर 1 स्टेप, फाइंड द अननोन बस वोल्टेज वेरिएबल्स। फाइंड द अननोन बस वोल्टेज वेरिएबल्स, मतलब जिस भी बस के ऊपर वोल्टेज के वेरिएबल है ना, जैसे थर्ड वाली बस पे V3 डेल 3 है, इस पे डेल है, तो इनको हमारा फाइंड आउट करना पहला स्टेप होगी, फाइंड द अननोन बस वोल्टेज वेरिएबल। पहली स्टेप है फाइंड द अननोन बस वोल्टेज वेरिएबल। सेकंड स्टेप, फाइंड द अननोन जनरेशन वेरिएबल। फाइंड द अननोन जनरेशन वेरिएबल। find the unknown bus, sorry, find the unknown generation variable. third step, मतलब जनरेशन वेरिएबल्स कौन से है, Pg1 Qg1 हो गया, Pg2 Qg2, Pg3 Qg3। यहाँ पे जो जनरेशन है ना वो 0 + J0 है, ये स्पेसिफाइड है। ये जो जनरेशन है ना वो एक्चुअल में स्पेसिफाइड है कि 0 0 है, वो भी आपकी चीज स्पेसिफाइड है, उसने बता रखी है, ठीक है। नो, थर्ड स्टेप लिया, फाइंड, थर्ड लिख लिया क्या स्टेप, ठीक है। थर्ड, अब आपको देखो अननोन बस वोल्टेज वेरिएबल भी पता चल गई, अब आपको वोल्टेज भी पता चल गई और डिमांड भी आपको पता है, तो क्या निकाल लोगे फिर, पावर का फ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप लिखो, फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो। कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर P और Q दोनों आ जाते हैं। फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, कि कितनी पूरे सर्किट के अंदर कॉम्प्लेक्स पावर आपकी फ्लो कर रही है, वो सब इसमें आ जाएगा। एंड स्टेप नंबर 4, in step number 4, find the complex power loss. Find the complex power loss. Find the complex power loss. ये 4 स्टेप है। जैसे सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बस वोल्टेज वेरिएबल, फिर मतलब ऐसा नहीं कि जो, अब जैसे मान लो इसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, इसके ऊपर दी हुई है, तो इसके ऊपर आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी, फिर इस पे जनरेशन पे जाना है। इन पहली स्टेप ये करो कि एक वोल्टेज पता चल जाए हमें। दूसरी स्टेप, जनरेशन पता चल जाए। जैसे ही जनरेशन और वोल्टेज पता चल गई, आप कॉम्प्लेक्स पावर का फ्लो बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स पावर का फ्लो का मीनिंग ये है, जैसे मान लो इधर से 3 + J5 है और इधर से 5 + J10 है, ठीक है। नाउ ये दोनों लोड के अंदर, मान लो ये, इसको 13 कर लेता हूं मैं और इसको 15 कर लेता हूँ। नाउ अब इधर 13 + J5 इसने जनरेट किया, इधर कितना चला गया 10 + J5, तो 13 में से 10 गया तो बचा 3, और J वाली वैल्यू भी बची क्या, J को भी 7 कर लो तो थोड़ा बच जाएगा J2, ठीक है। नाउ इधर से 15 + J10 आ रहा है, 5 + J7 इधर चला गया, तो 10, 15 में से 5 जाएगा तो 10 + J3, तो कॉम्प्लेक्स पावर का फ्लो पता चल रहा है क्या हमें। फिर इसके अंदर ऐड होके 13 + J5 सब आ जाएगा, कि 13 + J5 को ये इधर सेटिस्फाई कर सकता है, 13 + J5। अब इधर अगर मान लो ज्यादा डिमांड है कोई चीज की तो कहीं और से ले लेगा, अगर खुद के पास ज्यादा आ रहा है तो कहीं और दे देगा, ठीक है। ये मतलब फ्लो चलता है आपका। तो बेसिकली कभी भी आप Pg1 और Qg1 को निकाले बिना ये सब थोड़ी बता सकते हो, बिना पावर के जनरेशन को निकाले हम आगे की वैल्यूज नहीं बता सकते। सबसे पहली स्टेप हमारी, एक तो वोल्टेज पता करना, दूसरा पावर का फ्लो पता करना। जैसे ही आप पावर का फ्लो पता कर लोगे, आपको लॉसेस भी पता चल जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ जाना चाहिए था 3 + J2, आपने नोट किया यहाँ गया 2 + J1, तो 1 + J1 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नोट करके लिखो एक, तो जो कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो और कॉम्प्लेक्स पावर लॉस है वो तभी पता चल सकते हैं आपको जब आपको सारे के सारे बस के ऊपर वोल्टेजेस का पहले पता हो। अगर वोल्टेजेस का पता नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, तो नोट करके लिखो। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो एंड कॉम्प्लेक्स पावर लॉस, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो एंड कॉम्प्लेक्स पावर लॉस
can only be computed once all the bus voltage variables are known. All the bus voltage variables are known. All the bus voltage variables are known. ठीक है, सेकंड नोट लिखो. The prime aim aim of load flow study, the prime aim of load flow study is to find unknown bus voltage variable. ठीक है, मतलब प्राइम एम बिना वोल्टेजेस के फाइंड आउट करे आप जनरेशन नहीं बता पाओगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, बस वोल्टेज को फाइंड आउट करना. नाउ तो अब आपको हमारे पावर सिस्टम के अंदर कितनी बसें होती हैं, 2-4 थोड़ी होती हैं, 500, 600, 1000, उससे भी ऊपर आएंगी. तो हम 500-600 की स्टडी एक साथ करें या फिर पहले समझने के लिए 2 की स्टडी करेंगे, पहले 2 की करेंगे या 1 की करें, मतलब मिनिमम की करेंगे या मैक्सिमम की. तो मिनिमम कितना, अब 1 की आप स्टडी करोगे तो 1 में क्या स्टडी करोगे, ये अकेला है, मतलब अकेला खुद जनरेट कर रहा है, डिमांड में भेज रहा है, बस खत्म. कम से कम 2 तो चाहिए, मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए. तो सबसे पहले स्टडी अगर स्टार्ट करनी है, वो पूछे कि कितने से आप करोगे मिनिमम, तो कितने से बताओगे, 2 से. ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है छोटी एग्जाम्स के अंदर, कि पावर सिस्टम की आपको स्टडी करना स्टार्ट करना, तो बेसिक कितनी सिस्टम की बस से आप स्टार्ट करोगे, 1 बस या 2 बस, 2 बस. ठीक है, नाउ चलो एक पॉइंट वैसे लिख लो अलग से. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ load flow study, the starting point of load flow study is the single line diagram of the system उसी के आगे फुल स्टॉप लगाइए, चलने दो. कंसीडर ए सिंपल 2 बस सिस्टम, कंसीडर ए सिंपल 2 बस system, consider a simple 2 bus system. इसे मान लेते हैं ASG1, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर जनरेशन 1. ये आएगा आपका PG1 प्लस JQG1. यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू होगी, जैसे मान लो V1 एट एन एंगल del 1. उसी तरीके से यहाँ आपकी डिमांड होगी कॉम्प्लेक्स पावर की, जिसको आप बोल सकते हो PD1 प्लस JQD1. D का मतलब डिमांड, G का मतलब जनरेशन. नाउ इधर क्या आ जाएगा, SG2 लिख दो, इक्वल टू PG2 प्लस JQG2, और FD2 इक्वल टू PD2 प्लस JQD. और यहाँ पे बस पे वोल्टेज आ जाएगी V2 एट एन एंगल del 2. ठीक है, नाउ अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पावर मान लो ज्यादा आ रही है, तो क्या करेगा ये, अगर जितनी डिमांड है उससे ये ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो ये आगे वाले को सप्लाई कर देगा. अगर मान लो इसके पास कम आ रही है, तो ये इससे ले लेगा. जैसे अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो बसेस एक्चुअल में ऐसे ही चलती हैं कि अगर मान लो कि कई आपके जनरेटर लगे हुए, कई ऐसा भी होगा कि वो जनरेट नहीं कर रहा, वो लोड बस आ जाएगी आपकी. जैसे सब स्टेशन वगैरह हो गए, वो मान लो जनरेट नहीं कर रहे, तो कहीं बाहर से ही मंगा रहे होंगे पावर आपकी,
तो ये आपका सिंपल 2 बस का सिस्टम बनता है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन होगा आपको, ये डेटा आपको मिल सकते हैं, क्लियर। एक बार इसको बना दो। तो लोड फ्लो स्टडी में जनरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? नहीं, जो जनरेटर है उसको कॉम्प्लेक्स पावर जनरेशन, कि सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर है। जितने भी जनरेटर है ना उनको सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर बोलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर को वो सेंड करेंगे। और जितने भी लोड है उनको किससे डिनोट करेंगे? कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड, मतलब डिमांड को लोड, मतलब ये कर देंगे लोड से, और सोर्स को जनरेशन से करेंगे। तो क्वेश्चन आए कि लोड को कॉम्प्लेक्स पावर स्टडी के अंदर किससे डिनोट करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड से, एस डी मान। हो गया, एक पॉइंट लिखो। इन लोड फ्लो स्टडी, ये रटने नहीं है, ये वैसे समझ जाओगे, मतलब याद हो जाएंगे अभी थोड़ी देर तक आपको। इन लोड फ्लो स्टडी जनरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय source of generators are represented by source of complex power. In load flow study, generators are represented by source of complex power, and loads are represented by, इसी में चलने दो, अगली लाइन में लिखो, and loads are represented by demand of complex power. सोर्स को, मतलब जनरेशन को कॉम्प्लेक्स पावर जनरेट, जो जनरेटर है उनको सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर से डिनोट कर देंगे। लोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, डिमांड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। इसके चाहे ब्रैकेट में एस डी लिख सकते हो और उसके ब्रैकेट में एस जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मॉडल आपने डिजाइन कर दिया। नाउ इस बस के ऊपर जनरेशन, डिमांड और वोल्टेज आपको दी हुई है। तो अब एक मेरे को चीज बताओ, आपने ये जनरेशन लिख रखा है, डिमांड लिख रखा है, अगर मान लो इसके पास में ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आगे इधर से सेंड करेगा, ठीक है। इसको ऐसा ही मतलब इंजेक्टेड इनटू अनदर सिस्टम बोल सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? या दिस इज एस आई, एंड इधर से कोई भी जो जा रही होगी वो बी एट एन एंगल डेल्टा। मतलब मैं इस जनरेशन और डिमांड को क्या एक सिंपल एक से डिनोट कर सकता हूँ क्या? जैसे हम एक काम कर लेते हैं, एस आई को हम एज्यूम कर लेते हैं कि एस आई इक्वल टू एस जी माइनस एस डी, कर सकते हैं। नो, एस आई के अंदर दो टर्म आ रही होंगी आपकी, वैसे पी आई प्लस जे क्यू आई, ये थोड़ा इससे अलग लिखना, कहीं इसका मतलब, ठीक है, पी आई प्लस जे क्यू आई।
इंजेक्टेड, आई का मतलब इंजेक्टेड इनटू अनदर सिस्टम। नाउ क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी आई, लिख सकते हैं क्या, प्लस क्यू आई, तो यहाँ क्या आएगा, पी जी प्लस जे क्यू जी, और इधर माइनस में पी डी प्लस जे क्यू डी, ब्रैकेट है ना। नाउ तो पी आई इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ पी जी माइनस पी डी, और क्यू आई क्या आएगा, क्यू जी माइनस क्यू डी, जे तो हटा दिया, अगर इधर भी नहीं हटा था, पी आई इक्वल टू पी जी माइनस पी डी, और क्यू आई इक्वल टू क्यू जी माइनस क्यू डी। मतलब इधर जो भी वैल्यू आएगी इधर डिमांड में जानी है, बची हुई तो इधर जाएगी। तो हम एक काम भी कर सकते हैं कई बार कि इसमें से इसको पहले ही माइनस करके सिर्फ एक से डिनोट कर दे कि इतनी इंजेक्टेड है सिस्टम के अंदर। क्लियर है? ये दूसरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, आगे वाले सिस्टम की। आगे वाले में ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम की बस की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पावर पूरी पता चल गई तो आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको स्टार मार्क करके नोट करें। जैसे ये कोई भी बस हो, एस आई का मतलब हुआ, जैसे मान लो ये आई बस के ऊपर डेटा है सबका, और ये इधर जे बस को जा रहा है। मतलब अगर यहाँ एस वन होता ना, एस जी वन, तो यहाँ एस वन आ जाता उसके आई की जगह। मतलब वो नाम है, वो कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपको मतलब ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इससे कोई मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हुआ? ये वो है, जैसे मान लो कि कोई खाना बना रहा है, कहीं दूसरी जगह बांटने जा रहा है, तो उसने 50 रोटी बनाई, 10 तो खुद ने खा ली। तो ऐसे कि वो 50 इधर लिख रहा है कि 10 कंज्यूम करी उधर गई, तो इससे अच्छा ना कि 50 में से 10 माइनस करके 40 ही लिख दो कि 40 इंजेक्टेड है दूसरे सिस्टम में। सेकंड, ये जैसे फर्स्ट ये हो गया, कैसा लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट लगा कैसे लिख लो, ये नंबर वन लगा देना चाहे इसको। ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइंस। कितना बाकी है भाई तुम्हारा? ट्रांसमिशन लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई नॉमिनल पाई लाइन, नॉमिनल पाई लाइन, ब्रैकेट में मीडियम लाइन, नॉमिनल NOMINAL, नॉमिनल पाई लाइन, ब्रैकेट में मीडियम लाइन कर सकते हो, और इक्विवेलेंट पाई मॉडल, और इक्विवेलेंट पाई मॉडल, ब्रैकेट में लार्ज लाइन, लार्ज लाइन।
ये सीरीज में है तो इसको YS से डिनोट कर दो, पैरेलल में है तो बातें नहीं, YP। तो YS हो जाएगा आपका 1/ZS, YP हो जाएगा 1/ZP, 1/ZP। इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहले वाला जो हमारा सिस्टम था, क्या हाँ YP YS का। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? इस तरीके से दिखा सकते हैं। नो, अब मान लो कि पहले वाला हम एज्यूम कर लेते हैं और हम यहाँ इंजेक्टेड दिखा दें कि S1 इंजेक्ट हो रही है और V1 एट एन एंगल डेल्टा इसका एंगल है, और उसी तरीके से इस वाले के ऊपर S2 पावर इंजेक्ट हो रही है, V2 एट एन एंगल डेल्टा इसकी क्या है पावर इसमें इंजेक्ट हो रही, मतलब सॉरी वोल्टेज है। ये YS YP एंड दिस इज YP। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। बीच में ट्रांसमिशन लाइन आएगी ना, एक बस से दूसरे बस पे जाओगे आप तो बीच में ट्रांसमिशन लाइन आएगी, तो इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये एक्चुअल में आपको अगर पता हो तो ये ग्राउंड ही होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। वो देखा अगर मान लो, वैसे आएंगे नहीं, मतलब एडमिटेंस लिख दिया कि अगर मान लो हाँ, मतलब इसको स्पेशली पी लिखा है, उसको एस लिखा है। एस का मतलब सीरीज, पी यानी वो स्पेशल वैसे नॉर्मल। जैसे दो बस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इलेक्ट्रिकल मॉडल फॉर टू बस सिस्टम। इसको भी चाहे आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो कि मेनली इसको तो देखो नीचे वाले पॉइंट को ग्राउंड से ही करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड के बीच में ही तो आ रहा होता है, तो कैपेसिटेंस वगैरह क्रिएट हो जाता है। चलो अभी बस वाला देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कितनी देर में आओगे? कल तुमने पूरा आधा घंटा एक या आधे घंटे से भी ऊपर ही ले लिया। तो खाना खाने जाओगे क्या? अच्छा आज नहीं जाओगे, मतलब आधे घंटे में तो आ ही जाना। हाँ मैं बोला तो है।